हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू डीके इंग्लिश पाठशाला। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की, और हम इस समय जो सीए फाउंडेशन का जो पेपर है बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, उसमें सेक्शन बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सेक्शन बी की तैयारी कर रहे हैं। इसमें चैप्टर 1 है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ये सब हम इससे पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तो उसके बाद में आज हमें क्या पढ़ना है, हमने उस दिन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स भी पढ़े थे। वर्बल कम्युनिकेशंस में दो कम्युनिकेशंस होते हैं, रिटन कम्युनिकेशन और ऑरल कम्युनिकेशन। अब भाई बात कर लेते हैं एसेंशियल्स ऑफ ऑरल कम्युनिकेशन, यानी ऑरल कम्युनिकेशंस के क्या क्या एसेंशियल्स हैं। तो आप ध्यान रखिए, ओरल कम्युनिकेशन जो है वर्बल कम्युनिकेशन का ही हिस्सा है। तो वर्बल कम्युनिकेशन को दो टाइप्स में बांटा गया है, एक तो है रिटन कम्युनिकेशन और एक है ओरल कम्युनिकेशन। तो अगर आपको अपने ओरल कम्युनिकेशन से स्ट्रॉन्ग करने हैं तो कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। ओरल कम्युनिकेशन का मतलब होता है बोलने वाला कम्युनिकेशन, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये ओरल कम्युनिकेशन है। तो इनको कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। सबसे पहला है प्रोनाउंसिएशन, आपका उच्चारण जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। लिसनिंग एंड कॉन्वर्सेशन, जितना आप दूसरों को सुनेंगे उतना ही आपके कॉन्वर्सेशन के स्किल्स अच्छे होंगे। स्पोकन ग्रामर, जो आपकी ग्रामर यूज़ कर रहे हैं स्पीकिंग में, वो भी अच्छी होनी चाहिए। और आपको वोकैबलरी भी अच्छी होनी चाहिए। वोकैबलरी का मतलब होता है वर्ड्स का कलेक्शन। अच्छे अच्छे वर्ड्स आपके ध्यान में होने चाहिए जो आपके जॉब की या प्रोफेशन की डिमांड हो सकते हैं। नोटिसिंग लैंग्वेज, आप जो दूसरे लोग लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसको नोटिस करना चाहिए और उसे अपने जो ओरल कम्युनिकेशन है उसमें यूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद में प्रेजेंटेशंस के भी कुछ टिप्स आपको दिए जाएंगे कि फ़ेस टू फेस और वीडियो इंटरव्यू के समय हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए जिससे हमारा ओरल कम्युनिकेशन अच्छा हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोनाउंसिएशन की। प्रोनाउंसिएशन के बारे में एड्रियन अंडरहिल क्या कहते हैं, ग्रामर विदाउट प्रोनाउंसिएशन इज़ लाइक फूड विदाउट टेस्ट। यानी अगर आपने आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है तो आप चाहे कितनी भी अच्छी ग्रामर यूज़ कर लें, उसका मज़ा नहीं आएगा उस खाने का। जैसे खाने का मज़ा उसके टेस्ट के बिना नहीं आता, उसी प्रकार से इंग्लिश जो ग्रामर है या स्पोकन है वो प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है तो उसका मज़ा नहीं आता है। प्रोनाउंसिएशन इज़ ए फिजिकल एक्टिविटी। प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो फिजिकल एक्टिविटी होती है, नॉट ए कॉग्निटिव एक्टिविटी। ये कोई ज्ञानात्मक एक्टिविटी नहीं है, यानी इस एक्टिविटी को पढ़ाया नहीं जा सकता। ये एक फिजिकल एक्टिविटी होती है जिसे हमें करके देखना होता है। दीज आर मसल बटन्स, देर आर मसल बटन्स इन द माउथ, लंग्स, ब्रेथ, lips, tongue, jaw and voice, and the resulting acoustic impact happens। हमारा जो मुंह होता है उस मुंह के अंदर बहुत सारे मसल बटन्स होते हैं, लंग्स होते हैं, ब्रेथ होते हैं, लिप्स होते हैं, टंग, जाज, ये सब जो होते हैं ये सब मिलकर हमारी जो भी प्रोनाउंसिएशन है, जो भी हम आवाज़ पैदा करते हैं, वो इन सब चीज़ों के लिए ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जितना हम इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा हमारा प्रोनाउंसिएशन होगा। रिजल्टिंग अकूस्टिक इम्पैक्ट, अकूस्टिक इम्पैक्ट मीन्स द इम्पैक्ट विच ब्रिंग्स साउंड, जिससे साउंड निकलती है, वो तभी होता है जब हम इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। दिस इज़ नॉट लाइक ग्रामर और वोकेबलरी, ये कोई ग्रामर और वोकेबलरी नहीं है विच आर मेंटल एक्टिविटीज़, जो कि मेंटल एक्टिविटीज़ हैं। ग्रामर और वोकेबलरी मेंटल एक्टिविटीज़ हैं, उनमें कुछ चीज़ों को ग्रैब करना होता है, लेकिन इसमें चीज़ों को ग्रैब करने के अलावा प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। ये एक फिजिकल एक्टिविटी है। पेइंग अटेंशन टू द एक्सेंट इज़ इम्पॉर्टेंट वाइल लिसनिंग। जब आप सुन रहे हों तो लोगों के एक्सेंट पर ज़रूर ध्यान दीजिए। एक्सेंट का मतलब होता है किसी शब्द को बोलने का तरीका, वो कैसे बोलते हैं, सब लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। द पॉपुलर एंड वाइडली रिकग्नाइज्ड एक्सेंट्स आर ब्रिटिश, अमेरिकन, इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा जाने पहचाने एक्सेंट अगर कोई हैं तो वो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन, ब्रिटिश एक्सेंट है, अमेरिकन एक्सेंट है, इंडियन एक्सेंट है और ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट है। इनको सबसे ज़्यादा लोग जानते हैं। डिफरेंट एक्सेंट्स ऑफ द सेम लैंग्वेज आर एक्सेप्टेबल एज लॉन्ग एज दे आर इंटेलिजिबल एंड कम्युनिकेटिव। अब एक ही लैंग्वेज के अलग अलग एक्सेंट्स भी स्वीकार किए जाते हैं जब तक वो इंटेलिजिबल हों। इंटेलिजिबल का मतलब समझ में आ रहे हों, ईजी टू अंडरस्टैंड, और कम्युनिकेटिव हों। कम्युनिकेटिव का मतलब एक दूसरे को कम्युनिकेट किए जा सकते हों, एक दूसरे को समझाए जा सकते हों।
अब अगर अपन इंडियन एक्सेंट की बात करें तो हमारे इंडियन एक्सेंट में भी बहुत तरह के एक्सेंट हो जाते हैं। कुछ जो है नॉर्थ इंडियन एक्सेंट होगा, कहीं साउथ इंडियन एक्सेंट होगा, कहीं सिर्फ नॉर्थ एक्सेंट होगा। तो ये सब कुछ एक तरह से एक्सेप्ट किए जाते हैं, क्योंकि जब तक ये समझ में आ रहे हैं तब तक कोई इशू नहीं है। एक्सपोजर टू डिफरेंट एक्सेंट इज इम्पॉर्टेंट इन ए ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट। तो डेफिनेटली अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट में हैं तो आपको अलग अलग एक्सेंट की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट एक्सेंट्स डू नॉट बिकम ए बैरियर टू कम्युनिकेशन। ताकि एक्सेंट जो है वो कम्युनिकेशन में किसी भी प्रकार की बाधा पैदा ना करे। यानी आपका कोई क्लाइंट है, अब वो क्लाइंट जो है किसी दूसरे एक्सेंट में बात करता है, तो अगर वो एक्सेंट आपको समझ में नहीं आता है तो ये कम्युनिकेशन बैरियर हो जाएगा। इसलिए हमें अलग अलग एक्सेंट की नॉलेज भी होनी चाहिए कि कोई एक वर्ड को अलग अलग जो लोग होते हैं, अलग अलग देशों के लोग, वो उसको किस तरह से बोलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे SCHEDULE एक वर्ड है, जिसे हम शेड्यूल बोलते हैं। जो ब्रिटिश लोग होते हैं वो शेड्यूल बोलते हैं, अमेरिकन लोग उसे स्केड्यूल बोलते हैं। और हमारा जो इंडियन में भी एक्सेंट में अलग अलग बोलने का तरीका उसे हो सकता है, कोई शेड्यूल बोले, कोई शेड्यूल बोले, है ना। तो दीज थिंग्स आर कॉल्ड एक्सेंट्स। सो हमें ये समझने की कैपेसिटी हमारे पास में होनी चाहिए। देयर इज आल्सो ए सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म। हर आदमी में सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म होता है। सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म का मतलब हम दूसरों की गलतियों से या अपनी गलतियों से ज़रूर सीखते रहते हैं। मोर द यूसेज बेटर इज द रिपेयर वर्क डन इंट्यूटिवली। यानी जितना हम प्रैक्टिस करते हैं उतना हमारा रिपेयरिंग वर्क भी अच्छे से होता है। एंड इट्स प्रेजेंट इन एवरी ह्यूमन बीइंग, और ये सब में प्रेजेंट है। ऑल दैट इज रिक्वायर्ड इज टू यूज द लैंग्वेज एंड लिसन टू द इंट्यूशन। तो अगर अब सब में ये प्रेजेंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लैंग्वेज का बार बार यूज़ करना पड़ेगा, और हमें पता लगाना पड़ेगा कि कहाँ हमारा इंट्यूशन किस चीज़ को करेक्ट करने के लिए कहता है। तो उसे हमें साइलेंटली फिर करेक्ट करना होगा और उस मिस्टेक को दोबारा नहीं दोहराना है। उसके बाद में है अगली जो एक्टिविटी दी हुई है, लिसन इंटेंटली टू स्पीक वेल। ये इसके बारे में बात कर रहा है, लिसनिंग एंड कॉन्वर्सेशन। हमें दूसरों को ध्यान से सुनना भी चाहिए। अ गुड स्पीकर इज़ वन हु इज़ ए गुड लिसनर। एक अच्छा स्पीकर वही होता है जो अच्छी तरह सुनता है। हम दूसरों को सुनते हैं तो उनसे बहुत सारी बातें सीखते हैं। एज लिसनिंग हैपन्स, जैसे लिसनिंग की एक्टिविटी होती है, द माइंड सबकॉन्शियसली रजिस्टर्ड द एक्सेंट। तो हमारा माइंड जो होता है अचेतन रूप से क्या करता है, एक्सेंट को रजिस्टर कर लेता है, स्टोर कर लेता है। वॉइस मॉड्यूलेशन को, यानी कोई वॉइस हमने कैसे क्रिएट की, इस वॉइस को निकालने के लिए हमने किस तरह से मुंह बनाया, या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसको उसको भी रजिस्टर कर लेता है। स्ट्रेस को रजिस्टर कर लेता है, ग्रामर एंड वोकैबुलरी। यहाँ स्ट्रेस का मतलब तनाव से नहीं है। स्ट्रेस का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर सिलेबस के ऊपर एम्फेसिस डालना, सिलेबल के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल ये वर्ड देखिए, लिसनिंग। अगर मैं इसको बोलूँगा लिसनिंग, तो मैंने ली के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाला। और अगर मैंने इधर वाले सिलेबल पर डाला तो लिसनिंग, लिसनिंग इस तरह से हो जाता है। इसको बोलते हैं स्ट्रेस। सो लिसनिंग इज एन इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ लर्निंग टू स्पीक। इसलिए लिसनिंग क्या है, एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है अगर आपको बोलना सीखना है, जस्ट एज ए चाइल्ड वुड डू। और आपको सुनना भी कैसे है, जैसे एक बच्चा सुनता है। इट इज़ एसेंशियल टू लिसन टू द बेस्ट मॉडल्स ऑफ द लैंग्वेज। और लिसनिंग के लिए हमें किसी ऐरे गहरे को नहीं सुनना है, किसी अच्छी लैंग्वेज वाले को सुनना है, ताकि हमें उससे थोड़ा फ़ायदा हो। द मोर यू लिसन, जितना आप सुनेंगे द बेटर योर कॉन्वर्सेशन विल गेट, उतनी ही आपकी कॉन्वर्सेशन अच्छी होती जाएगी। नेक्स्ट पे आते हैं, स्पोकन ग्रामर एंड इट्स रोल इन ए कॉन्वर्सेशन। ग्रामर का कितना योगदान होता है कॉन्वर्सेशन के अंदर? बिल्कुल होता है। इट हैज़ टू बी कंप्लीट। ग्रामर आपकी अच्छी होनी चाहिए, इंटेलिजिबल होनी चाहिए। इंटेलिजिबल का मतलब समझ में आने वाली होनी चाहिए, एंड कंपेलिंग फॉर द लिसनर टू लिसन। और आपकी जो ग्रामर है उसमें इतना दम होना चाहिए कि वो सामने वाले को सुनने को मजबूर कर दे, रिस्पॉन्ड रेलेवेंटली, और वो उसको मजबूर कर दे कि वो उसका रिस्पॉन्स दे सके अप्रोप्रिएटली, अच्छे ढंग से। लुक एट टू एग्जाम्पल्स। देखिए ये दो तरीके के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एक है फॉर्मल वे ऑफ कॉन्वर्सेशन और एक है इनफॉर्मल वे ऑफ कॉन्वर्सेशन। फॉर्मल में देखिए एक सेंटेंस है, माई लिटिल ब्रदर लव्स पास्ता। वाई डू यू से दैट? हिज फ्रेंड्स लाइक पास्ता सो ही ऑल्सो लव्स इट। मे बी ही लाइक्स इट टू बिकॉज इट इज़ प्लांट। प्लांट कहते हैं सॉफ्ट। तो ये एक फॉर्मल स्टाइल ऑफ कॉन्वर्सेशन है। अब ये इनफॉर्मल में देखिए, डिडंट यू नो यू केम लेट, पार्डन, डिडंट नो यू केम लेट, डोंट हैव टू बट आई मिस्ड ए गुड लेक्चर।
अब इसमें ज़्यादा कॉन्वर्सेशन है। कॉन्वर्सेशन भी किस तरह की, बहुत ऐसे वर्ड्स का, छोटे छोटे जैसे सेंटेंसेस का यूज़ किया गया है, छोटे छोटे टैग्स क्वेश्चंस का यूज़ किया गया है, इसीलिए इनफॉर्मल वे ऑफ स्टाइल बन जाती है। तो द फर्स्ट डायलॉग इज फ्रॉम एन इंग्लिश टेक्स्ट बुक वाइल द सेकेंड वन इज इन इनफॉर्मल डायलॉग। तो हमें ये परिस्थितियों के अकॉर्डिंग यूज़ करना है, कहाँ हमें फॉर्मल डायलॉग करना है और कहाँ हमें इनफॉर्मल डायलॉग करना है, ये हमें सीखना पड़ेगा। जैसे हमारे फ्रेंड्स के साथ में हम ये इनफॉर्मल डायलॉग कर सकते हैं, लेकिन जब हम हमारे किसी क्लाइंट से मिल रहे हैं तो उस क्लाइंट के साथ में हमें फॉर्मल डायलॉग ही करना होता है। Unplanned conversation are judged incorrectly, but spoken English is spontaneous, unplanned and rendered in real time with no opportunity for editing. उसका कहने का मतलब क्या होता है कि जो अनप्लान्ड कॉन्वर्सेशन होते हैं, यानी जो प्लानिंग करके नहीं किए जाते कॉन्वर्सेशन, उसमें बहुत सारी एरर्स रहती हैं। और स्पोकन इंग्लिश भी क्या है, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब नेचुरली आने वाली है, अनप्लान्ड, इसको प्लान नहीं किया जा सकता। और ये रियल टाइम में हम करते हैं, इसलिए हमारे पास में कोई अपॉर्चुनिटी बचती नहीं है इसकी एडिटिंग के लिए। इसलिए स्पोकन ग्रामर के समय हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब वोकैबुलरी में देखिए, वोकैबुलरी में कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ हम कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन टैग्स का हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उनके बहुत सारे फंक्शंस हैं। क्लैरिफाइंग ए कमेंट, ये कॉन्वर्सेशन को जोड़ के रखने का काम करते हैं। जैसे क्लैरिफाइंग ए कमेंट, किसी कमेंट को क्लैरिफाई भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को कहा जाए यू आर ए बॉय, उससे फिर पूछते हैं आरंट यू, द वेदर इज प्लेजेंट इजंट इट, है ना। तो ये एक तरह से कमेंट को क्लैरिफाई करता है और हमें सामने वाले से रिस्पॉन्स भी मिलता है कि वो हमारी बात सुन रहा है या नहीं रहा है। एक्सप्रेसिंग ए पर्सनल एटीट्यूड और जजमेंट ऑफ एन आइटम और आइडिया, इट्स ए वाइज मूव दो। हमें अपना पर्सनल एटीट्यूड और जजमेंट भी एक्सप्रेस करना चाहिए जब भी हम बात करते हैं। और फिलर्स और बैक चैनल्स का यूज़ करना चाहिए, जैसे एटसेट्रा, आउच, ओ, या। अब ये इन सब का, जैसे आपने देखा होगा लोगों को यूज़ करते हुए, जैसे वर्ड्स का, फ्रेजेस का यूज़ करते हैं, वो क्यों करते हैं? इनका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कि ये हमारे टाइम को फिल कर देते हैं। और स्पीकर जो होता है, टू कलेक्ट हिज और हर थॉट्स फॉर द कॉन्वर्सेशन, वो अपनी आगे आने वाली बात के बारे में सोच सकता है, तो ये उसको समय नहीं देते। तो आपको भी ऐसे फिलर्स और बैक चैनल्स का यूज़ करना चाहिए। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी वोकैबुलरी में आते हैं। कुछ रेडीमेड फ्रेजेस हैं जिन्हें हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, स्टफ लाइक दैट, अ बिट, लिटिल बिट, आई मीन, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारे इसमें वोकैबुलरी के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं वोकैबुलरी। अब हम चल रहे हैं नोटिसिंग लैंग्वेज की तरफ। Noticing language is important in order to emphasize the need for learners to analyze features of spoken grammar and produce those features in their own speech। इसका क्या मतलब हुआ कि हम दूसरों को सुनते हैं और दूसरों को सुनते समय हमें उनके द्वारा यूज़ की गई लैंग्वेज को ध्यान रखना चाहिए, और उसी लैंग्वेज को हमें क्या करना चाहिए, इमिटेट करना चाहिए हमारे खुद के कॉन्वर्सेशन के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल, लुक एट दिस डायलॉग, कैन यू हेल्प मी लिफ्ट दिस बॉक्स प्लीज़, ओह श्योर, वेट ए मिनट। अब अगर आपने किसी को ये लैंग्वेज यूज़ करते हुए सुना है, तो आप इसी लैंग्वेज का अपने स्पोकन पार्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रेंथन करेगा। उसके बाद में है प्रेजेंटेशन टिप्स और टेक्निक्स। और जब आपको प्रेजेंटेशन देना हो तो कैसे क्या करना चाहिए, बी एंथुसियास्टिक एंड ऑनेस्ट। एंथुसियास्टिक मीन्स फुल ऑफ एनर्जी, आपको एनर्जी से भरे हुए होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, अपना पैशन दिखाइए और अपने ऑडियंस के साथ में कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। आप समझते हैं ऑडियंस के साथ में कैसे कनेक्ट होते हैं? जैसे कोई लीडर भाषण दे रहा है और अपने लीडर जब बात करते समय वो ऑडियंस को फ्रेंड्स के नाम से संबोधित करता है या फिर भाइयों और बहनों के नाम से संबोधित करता है, तो इट मीन्स टू से ही इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट विद हिज ऑडियंस। वो अपने ऑडियंस के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हमें अच्छा कॉन्वर्सेशन करना है, ओरल कम्युनिकेशन करना है, तो हमें अपने ऑडियंस के साथ में कनेक्ट होने की कोशिश करनी चाहिए। फोकस ऑन योर ऑडियंस नीड, अपने ऑडियंस की नीड पर फोकस कीजिए। उन्हें क्या चाहिए, जो उन्हें चाहिए वही दीजिए। कीप इट सिंपल, चीज़ों को बिल्कुल सिंपल रखिए। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई फाई वोकैबुलरी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप हाई फाई वोकैबुलरी यूज़ करेंगे उतना आपका कम्युनिकेशन हैम्पर होगा। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर कोर मैसेज, जो आपको मैसेज देना उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। यू नीड टू मेक इट ईजी फॉर योर ऑडियंस टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड। आपको चाहिए कि आप अपने ऑडियंस को समझाने के लिए हर चीज़ को आसान बनाएं और उन्हें रिस्पॉन्स करने दें। स्माइल, हमेशा स्माइल करें और आई कांटेक्ट करें लोगों के साथ में, अपने ऑडियंस के साथ में। स्टार्ट स्ट्रांगली,
और किसी भी प्रेजेंटेशन को शुरू करने से पहले स्ट्रांगली स्टार्ट करें, टेल ए स्टोरी, उनको एक कहानी सुनाएं, या आप किसी कोटेशन से भी स्टार्ट करते हैं, कोटेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये डेफिनेटली लोगों की अटेंशन को पकड़ेगा, अटेंशन को ग्रैब करेगा, डाइवर्ट करेगा आपकी तरफ। और पीपीटी अगर शो कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें, कंटेंट नो मोर देन 10 स्लाइड्स, उसमें 10 स्लाइड से ऊपर ज़्यादा की स्लाइड ना हो। ज़्यादा स्लाइड्स होंगी तो लोग क्या हो जाएंगे भाई, बोर हो जाएंगे। लास्ट नॉट मोर देन 20 मिनट्स, 20 मिनट्स होना चाहिए। आजकल शॉर्ट वीडियोस का ज़माना है, कम से कम समय में आप ख़त्म कर दीजिए, यही लोगों को रास आता है। कम से कम समय में अपना बढ़िया मैसेज दे दीजिए। यूज़ ए फॉन्ट साइज ऑफ नो लेस देन 30 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स से नीचे का फॉन्ट साइज यूज़ मत कीजिए पीपीटी बनाने के लिए, वरना लोगों को दिखेगा नहीं, और जब दिखेगा नहीं तो आपका वर्बल कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो बच्चों आज हमने ये क्या पढ़ा है, ये आज हमने पढ़े हैं मुख्य मुख्य बातें ओरल कम्युनिकेशन की जो ज़रूरी है। प्रोनाउंसिएशन ज़रूरी है, लिसनिंग एंड कॉन्वर्सेशन ज़रूरी है, स्पोकन ग्रामर ज़रूरी है, वोकेबलरी, नोटिसिंग लैंग्वेज और प्रेजेंटेशन के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, ये सब हमने पढ़ी थी। इससे पहले हमने कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस की, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। उसके लिए अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। Thank you very much for joining me.